आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप सबने जरूर सुना होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मेजर इवेंट है जिसने एब्सोल्यूट मोनार्की को समाप्त कर वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक स्थापना की और यही डेमोक्रेटिक सिस्टम बाकी के देशों में भी आगे चलकर अपनाया गया और इसने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स को दुनिया के सामने रखा। उसके अलावा इस रेवोल्यूशन में रूसो, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक जैसे थिंकर्स का योगदान रहा। आज हम 9th क्लास के वर्ल्ड हिस्ट्री के इस चैप्टर में देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी जो लेट 18th सेंचुरी में किस टाइप की थी, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। वहां पे क्लर्गी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट के लोग थे जिसमें कि अमीर लोग और गरीब लोग सभी लोग इसमें आते थे। गरीब, किसान, बिजनेसमैन सभी लोग इसके अंदर इंक्लूड थे। उसके अलावा देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज थे, उसके कारणों को समझेंगे जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कारणों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा देखेंगे कि रेवोल्यूशन के आउटब्रेक को समझेंगे जिसमें देखते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। इस इवेंट को पढ़ते हैं जिसमें जो एम्यूनिशंस पर वहां की जो आम जनता ने कैसे कब्जा किया। उसके अलावा देखेंगे कि नेशनल असेंबली वहां पे बनाई गई जिसमें 745 मेंबर्स थे। तो इसके अलावा हम वहां पे देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम को कैसे वहां पे एबोलिश किया गया। 1791 में फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म कर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा जो होता है, किंग जो होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है, उस पर एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होती। उसके अलावा देखेंगे कि फ्रांस में वोटिंग राइट्स लोगों को दिए गए जिसने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव है जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, वोट दे सकते थे, जो कि सोसाइटी का बहुत एक स्मॉल पोर्शन था। इसमें देखें तो 28 मिलियन पॉपुलेशन में से ओनली 4 मिलियन पॉपुलेशन वहां पे वोट के लिए एलिजिबल थी। उसके अलावा देखते हैं कि 1792 में फ्रांस एक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो बाय इलेक्शन आता है, इलेक्टेड होता है। उसके अलावा देखते हैं फिर वहां पे रेन ऑफ टेरर की शुरुआत होती है जो कि 1793 से 94 तक वहां पे चलता है। इसमें क्या होता है, तो वहां पे जैकोबिन क्लब बनता है। जब जैकोबिन क्लब वहां पे जो सामान्य लोग थे, गरीब लोग थे, उन्हों के इसमें साधारण लोग जुड़े हुए थे, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, इस तरह के लोग उससे जुड़े थे। और इनका जो हेड था वो था रॉबेस्पियर। उसका शासन रहा 1793 से 94 तक। इन्हों का शासन स्टार्ट होते ही इन्होंने गिलोटिन किया। गिलोटिन यानी इन्होंने जो दोषी थे, जैसे ऊपर के जो नोबिलिटी और क्लर्गी वर्गों में से उनको दोषी जिनको पाया गया, उनको उन्होंने उनके सर कलम करवा दिए। उसके अलावा देखते हैं रेवोल्यूशन में रोल ऑफ विमेन क्या रहा, क्योंकि विमेन ने एक लंबा स्ट्रगल किया वहां पे पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए। उसके अलावा अगर पढ़ेंगे वहां पे स्लेवरी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। स्लेवरी जो वहां पे बहुत लंबे टाइम तक चलती आ रही थी, जिसमें इंसानों की खरीद और बिक्री वहां पे की जाती थी। इसके अलावा देखिए इस रेवोल्यूशन से एवरीडे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, लोगों की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा ये देखेंगे कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन यहाँ पे स्टार्ट होता है और जो कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के साथ समाप्त हो जाता है। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें जो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक मेजर इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसने एब्सोल्यूट मोनार्की को फ्रांस में खत्म किया। एब्सोल्यूट मोनार्की यानी जिसमें राजा जो है निरंकुश होता है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी मनमर्जी से शासन करता है। तो ये होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की से वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और फिर वहां से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इसके बाद हम देखते हैं इट इंट्रोड्यूस्ड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था इन आइडियाज ने आगे चलकर एक वर्ल्ड हिस्ट्री पे अपना एक अच्छा इंपैक्ट जमाया, इफेक्ट पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को इफेक्टेड किया। The revolution transformed the France from the society-based privileges to one based on the equal rights। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमको समझने में मिलता है कि क्योंकि फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी वहां पे कुछ लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ था। वहां पे जो ऊपर के लोग थे, एक तो क्लर्गी और दूसरे थे सेकंड कैटेगरी के थे नोबिलिटी। तो इन लोगों को प्रिविलेजेस मिला हुआ था बाय बर्थ। और तीसरे कैटेगरी थर्ड स्टेट के लोग थे जिसमें साधारण लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, बिजनेसमैन थे, फार्मर्स थे, छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी प्रकार के उसमें लोग थे। तो जो ऊपर वाले दो लोग थे, दो ग्रुप्स थे, ये सारे प्रिविलेजेस का मजा ले रहे थे, आनंद उठा रहे थे। पहले की बात करें क्लर्जी में कौन कौन आते, जैसे जो
चर्च के ऑफिशियल्स होते हैं, जो पादरी वर्ग होता है वो उसके अंदर आते थे, और दूसरा जो यानी धार्मिक गुरु उसके अंदर आते थे, और दूसरा जो नोबिलिटी वर्ग है, नोबिलिटी में जितने भी हमारे जैसे राजा हो गए और जो बड़े बड़े फ्यूडल हो गए, इस प्रकार से जो अमीर अमीर लोग इसमें आते थे नोबिलिटी के अंदर। तो ये दोनों ही, और ये टैक्स वगैरह नहीं देते थे, और ये पूरा जो शासन व्यवस्था थी पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम को एंजॉय कर रहे थे। और थर्ड स्टेट था जो टैक्स पे कर रहा था, सारा फाइनेंशियल बर्डन इन लोगों पे आ रहा था, और इनको कोई राइट्स भी नहीं दिए जा रहे थे। उसके अलावा देखते हैं कि यूरोप ने पूरी यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच की रेवोल्यूशन ने, इवन इंडिया को भी, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स को अडॉप्ट किया गया है। उसके आगे हम देखते हैं फ्रेंच बिफोर द रेवोल्यूशन। ओल्ड रिजिम की बात करते हैं कि 1789 से पहले फ्रांस के अंदर क्या चल रहा था, उस चीज को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो पहला देखते हैं ओल्ड रिजिम कैसा था। ओल्ड रिजिम रेफर्स द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। इसमें एक पॉलिटिकल सोशल सिस्टम था फ्रेंच का, जिसको हम समझेंगे। सोशल सिस्टम क्या था, वहां पे हमने देखा कि वहां सबसे ऊपर था क्लर्की, सेकंड नंबर पे था नोबिलिटी, थर्ड नंबर पे था थर्ड स्टेट, जिसमें बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन सब आते थे। इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे ऊपर था क्लर्की। क्लर्की में जो होते थे जितने भी चर्च के ऑफिशियल्स आते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, जो धार्मिक गुरु है, जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, हेड होते थे, उनको टॉप पे रखा जाता था, उनकी सबसे ज्यादा चलती थी देश के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे भी हमने यही देखा। उसके अलावा आता है नोबिलिटी। नोबिलिटी में जैसे राजा महाराजा होते थे, और इनका वो शाही रहना सहना था, बहुत ये जो खर्चा बहुत करते थे अपने रहने सहने पे, खाने पीने पे। तो ये था, यानी कि मनी को वो काफी ज्यादा वेस्ट करते थे, और जो पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान नहीं देते थे, डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया करते थे। इसलिए जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 97% था, ये और ये दोनों मिलकर ओनली 3% था। तो जो 97% पॉपुलेशन है, यही सारा टैक्स पे कर रहे हैं, और इन्हीं को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए इन्हों के अंदर काफी ज्यादा असंतुष्टि थी सरकार के लिए, वहां के किंग के प्रति, वहां के क्लर्की के प्रति। इसलिए ये चाहते थे कि पूरे के पूरे जो फ्रांस की सोसाइटी है वहां पे इक्वालिटी आनी चाहिए। उसके अलावा जो इसमें हमने देख लिया, पहला जो स्टेट है क्या, क्लर्की। क्लर्की में कौन कौन आते हैं, प्रीस्ट हो गए और चर्च के ऑफिशियल्स आ गए। दूसरा क्या कर रहे थे, ये प्रिविलेजेस कर रहे थे, इनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे कि आपने अगर इस कम्युनिटी में जन्म लिया है तो आपको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप बड़े जमीन के मालिक हैं। तो इस प्रकार का था उसका, और इनकी चलती काफी ज्यादा थी। और क्या था, ये टैक्स नहीं देते थे। और ये टीथ मतलब क्या होता था, टीथ मतलब टैक्स होता था जो कि पीजेंट से लिया जाता था, जो कि 1/10 होता था। यानी फार्मर्स का जो भी प्रोडक्शन होगा, पीजेंट्स का जो भी प्रोडक्शन होगा, तो उसमें से जो 1/10वां हिस्सा है वो उनको देना पड़ता था। तो ये तो इसको बोलते हैं टिथ। अगला आता है हमारा सेकंड स्टेट, जिसमें आता है नोबिलिटी। नोबिलिटी को पढ़ते तो उसमें किंग्स, नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स को ऐड किया जाता है। इसमें देखते हैं ये लार्ज जो पोर्शन ऑफ लैंड के ओन करते थे। अगर टोटल लैंड की बात करें इसमें इसमें तो लगभग 60% लैंड को, 60% से ज्यादा लैंड ये दोनों ओन करते थे, और इनके पास लैंड भी बहुत कम थी। टैक्स भी सारा ये दे रहे हैं, सारा बर्डन इन्हीं पे फाइनेंशियल आया हुआ था। उसके अलावा देखते हैं फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। फ्यूडल क्या होता है, वहां पे फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल में क्या होता है, इसको बोलते हैं सामंतवाद, जिसमें जो एक पर्सन होता है उसके पास बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होते हैं, वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक होते हैं। तो ये सिस्टम वहां पे था। अब देखते हैं थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में क्या चल रहा था, यहाँ पे थे सारे पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, मिडिल क्लास, जिसमें मिडिल क्लास में लॉयर्स, मर्चेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारे लोग इसमें इंक्लूड थे। उसके अलावा देखते हैं ये सारा टैक्सेस पे करते थे, जिसमें टाइल मतलब डायरेक्ट टैक्स होता था। और हमने भी टीथे पढ़ा था, जो कि 1/10 लगता था पीजेंट्स के ऊपर। हाँ, तो थर्ड स्टेट को कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं था। तो इसमें हमने ये समझा। आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम यहाँ पे कारणों को समझेंगे, जिसमें सोशल कारण थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कारण को समझेंगे, वहां पे क्या क्या कॉजेज रहे। पॉलिटिकल कॉजेज के देखें तो वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जहाँ पे राजा अपनी मनमर्जी क्या करता था, और राजा जो जनता टैक्स पे कर रही है उसके बदले में उनके लिए कोई वेलफेयर का काम नहीं करता था। उसके बाद देखते हैं इनको कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। फॉर द थर्ड स्टेट को कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सारी सरकार जो थी, जो सेकंड और जो फर्स्ट वर्ग के लोग थे वही चलाया करते थे। उसके अलावा देखें आर्बिट्रेरी रूल था, राजा अपनी मनमर्जी क्या करता था, जहाँ पे जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में नहीं था।
अब पढ़ते हैं सोशल कॉजेज को, क्योंकि हमें पता है कि फ्रांस की सोसाइटी में जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला क्या था, इनइक्वालिटी काफी ज्यादा थी वहाँ पे, जैसे कि हमने अभी देख लिया। थर्ड स्टेट के लोग ही सारा टैक्सेस वगैरह पे करते थे। उसके अलावा क्या देखते हैं यहाँ पे, प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द क्लर्गी एंड नोबिलिटी। जितने भी प्रिविलेजेस थे वो ऊपर के दो जो कम्युनिटी थी, क्लर्गी एंड नोबिलिटी, वो इसको एंजॉय कर रही थी, और पीजेंट्स का यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो इकोनॉमिक कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, सरकारी खजाना, वो खाली होता जा रहा था, क्योंकि जो सरकार थी वहां की, जो किंग था, वो काफी ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी जिया करता था, उनके बच्चे और वो सब, और वो सारा जो सरकारी खजाना था वो धीरे धीरे अपने ऐशो आराम पे खर्च करते जा रहे थे। तो कॉस्टली, और उसने क्या करा था, अमेरिका में जो अमेरिका में जो कॉलोनीज थी उन पे भी काफी ज्यादा उसने पैसा खर्च कर दिया था। उसके अलावा देखते हैं एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल था, रॉयल कोर्ट थे उनके, तो हैवी टैक्सेशन होती, इसकी वजह से क्या हो रहा था, जब ट्रेजरी लगातार खाली होती जा रही थी तो जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन पर टैक्सेस का बर्डन बढ़ता जा रहा था, इसलिए उनके अंदर भी एक असंतुष्ट आया। उसके अलावा देखते हैं राइजिंग प्राइसेस ऑफ ब्रेड, इससे क्या हो रहा था, हम देखते हैं कि जो 1715 के अराउंड जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी अराउंड 23 मिलियन मिलियन, और 1789 तक वहां की पॉपुलेशन होगी 28 मिलियन। तो ये पॉपुलेशन में जो ग्रोथ तो काफी तेजी से हो रहा था, बट उसके कंपैरिजन में जो फूड प्रोडक्शन है वो वहां पे कम तेजी से उस पेस से नहीं बढ़ रहा था। फूड प्रोडक्शन वहां पे कम स्पीड से बढ़ रहा था। इसके वजह से क्या हो रहा था, वहां पे इन्फ्लेशन आ गया था। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आती जा रही थी, जिसके वजह से जो वहां के आम नागरिक है, वहां के जो जिनकी फिक्स्ड वेजेस है, वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहे थे। तो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही थी, फूड प्रोडक्शन उस पेस पे, उस लेवल पे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके अलावा सब्सिस्टेंस क्राइसिस की बात करें तो क्या था, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ था, जैसे कि हमने देख लिया। पुअर हार्वेस्टिंग थी यहाँ पे, और जो फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसके अलावा फूड प्राइसेस बढ़ते गए, तो लो वेजेस के लोग और जो उनको काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए फूड के राइट्स भी काफी ज्यादा वहां पे देखे गए। ये भी लोगों के अंदर एक असंतुष्टि का एक बड़ा बड़ा कारण बना। उसके अलावा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जो कुछ जो थिंकर्स थे उनका भी वहां पे कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे जॉन लॉक ने दिया नेचुरल राइट। नेचुरल राइट जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन हो गया, उसको उन्होंने नेचुरल राइट्स माना, क्योंकि अगर ये नेचुरल राइट्स लोगों को मिलते हैं, लोग अवेयर हुए कि हाँ ये हमारे राइट है और हमारी कंट्री में हमको ये राइट नहीं मिले हुए, तो लोगों को में एक एनलाइटनमेंट आया। इन थिंकर्स ने जब अपने अपने फिलोसफी लोगों के सामने रखी, उसका एक बड़े लेवल पे स्प्रेड किया, छोटे जो आम जनता है वहां तक अपनी फिलोसफी को पहुंचाया, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सैलून्स के थ्रू वहां पे प्रचार किया। तो लोगों के अंदर जब ये आइडियाज गए तो लोग अवेयर हुए, उनमें एनलाइटनमेंट आया कि हमारी सरकार हमारे हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, हमको ना तो राइट्स मिले हुए हैं। उसके अलावा देखते हैं रूसो ने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल होती है। यहाँ पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, गवर्नमेंट और वहां के जो आम जनता के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोग उनको वोट देते हैं और उनको टैक्स देते हैं, बदले में गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी देती है और उनके लिए डेवलपमेंट का काम करती है। तो ऐसा जो एक बॉन्डिंग वाला काम था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला काम था, वो फ्रांस में नहीं देखा जा रहा था, इसलिए भी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई कि किंग ऐसा नहीं कर रहे। उसके अलावा देखते हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जब आए तो सेपरेशन ऑफ पावर लेकर आए। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, जो जो गवर्नेंस के 3 ऑर्गन्स होते हैं, इसमें लेजिस्लेशन होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। उन तीनों में शक्तियां बांटी होती है, उनके काम बांटे होते हैं। जैसे कि आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, उन तीनों के काम बटे हुए हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का काम करना, लॉ बनाना, उसको अमेंड करना। दूसरा एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम होता है अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर यहाँ पे क्रिएट होता है तो उसका समाधान करना, लोगों को जस्टिस दिलाना और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखना, ये जुडिशरी का काम होता है। तो मोंटेस्क्यू ने लोगों को अवेयर किया कि भाई यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। और जबकि फ्रांस में क्या हो रहा था कि वहां पे किंग ही सारी शक्तियों को रूल कर रहा था, वही सारी शक्तियों का, वही लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम कर रहा था। उसके अलावा देखते हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक के हम समझते हैं सबसे पहले क्या हुआ, जो एक
एक जो मीटिंग क्या हुई, जब भी कोई टैक्सेस लगाए जाते थे तो जो वहाँ के राजा था, किंग था लुई 16, वो अकेला ऐसा काम नहीं कर सकता था। वो एक जनरल मीटिंग को बुलाया करते थे, मीटिंग डिसाइड करती थी कि टैक्स बढ़ाना है कि घटाना है। तो ऐसे एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी, तो उसमें टैक्सेस को बढ़ाने की बात की गई थी। लुई 16 ने, जो कि उस टाइम वहाँ का किंग था, तो उसने एक मीटिंग कंडक्ट की, टैक्स बढ़ाने की बात की, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। वोटिंग वॉज बेस्ड ऑन वन वोट पर स्टेट। यहाँ पे 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो तीनों को एक एक वोट देने की बात की गई थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट था उन्होंने इस चीज को रिफ्यूट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेट था ये 97% पॉपुलेशन को होल्ड कर रहा था। इसलिए चाहते थे कि 1 पर्सन 1 वोट की वैल्यू मिलनी चाहिए, इक्वालिटी की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसलिए डिमांड रिजेक्ट हो गई और यहाँ पे क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी गई। और जो थर्ड स्टेट था वो असेंबली से, जो जनरल मीटिंग हुई थी वहां से उठ के चले गए और उन्होंने एक नई अपनी नेशनल असेंबली बना ली। इसी को हम पढ़ते हैं। तो इसमें नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो टेनिस कोर्ट ओथ हुई, टेनिस कोर्ट ओथ में उन्होंने यही फैसला करा, एक टेनिस कोर्ट था, वहां से असेंबली से वो उठकर चले गए मीटिंग से, और एक टेनिस का प्लेग्राउंड था, वहां पे वो जाके उन्होंने एक ओथ ली कि अब हम इस गवर्नमेंट से जो टैक्सेस बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, हम टैक्सेस नहीं देंगे। तो उन्होंने अपनी एक ओथ ली कि अब हम फ्रांस में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। तो वहीं से एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। अब बास्टिल क्या था, वहां पे ये बास्टिल में गए ये लोग, वहां की जो एक टायरनी थी फ्रांस की, उसका एक प्रतीक था, सिंबल था ये। तो इसको सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया, वहां के लोगों ने वहां पर गए, वहां के जितने एम्युनिशंस था उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने, और वहां के जितने भी जो प्रिजनर्स थे उनको वहां से छुड़ा दिया। उसके अलावा देखते हैं पीपल अटैक द और उसको डेमोलिश कर दिया, बास्टिल को, कि जो फोर्ट था वहां पे उसको डेमोलिश कर दिया। और ये रेवोल्यूशन का एक सिंबल भी बना। आगे चल के हम देखते हैं फ्यूडल सिस्टम कैसे वहां पे एबोलिश किया गया। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसमें जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जो सामंतवाद होता है, बड़े बड़े जमीनों को होल्ड करते हैं, और जो छोटे किसान होते हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके अलावा देखते हैं पीजेंट्स रिवोल्टेड इन दी कंट्री साइड। पीजेंट्स ने भी रिवोल्ट किया। इसमें क्या था हमारा, रिकॉर्डेड ऑफ द फ्यूडल ड्यूज वर बर्न्ड। और जो फ्यूडल ड्यूज थे उनको बंद कर दिया गया। जो किसान थे वहां के, जब उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट करा, आंदोलन स्टार्ट करा, तो जितने भी फ्यूडल के ड्यूज के जितने भी रिकॉर्ड हुआ करते थे उन सभी उन्होंने पेपर्स को बंद कर दिया, उसको जला दिया। उसके अलावा देखते हैं 4 अगस्त 1989, इस डेट को क्या हुआ, फ्यूडल प्रिविलेजेस वर एबोलिश्ड। जितने फ्यूडल के प्रिविलेजेस को वो अब तक जो उसको एंजॉय कर रहे थे उन सबको एबोलिश कर दिया। उसके अलावा चर्चेस की जो लैंड थी वो भी कन्फिस्केट यानी कि जब्त कर ली गई। वो भी जो प्रिविलेज, चर्चिस जो प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे उनकी भी जो प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया, उनकी लैंड को जब्त कर लिया गया। उसके अलावा देखते हैं जो टिथिस थे, जो टैक्स लगाए जा रहे थे, जो कि चर्चिस द्वारा लगाए जाते थे, उसको भी एबोलिश कर दिया गया, जो कि डायरेक्ट टैक्स था। फ्रेंच एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना 1791 में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, जो किंग होता है वो काम करता है अपने, वर्किंग जो होती है उसकी, वर्किंग जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वह अपनी वर्किंग करता है, यानी वो यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय नहीं करता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो कि 1791 में आई। इसमें क्या हुआ, जो किंग की पावर थी उसको उसको लिमिट कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर ले आया गया, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या था, लॉ मेकिंग का, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या था, उसको इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी का काम क्या था, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने का, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने का इनका काम था। उसके अलावा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे लाई गई। उसके अलावा देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स की जब बात करते हैं, तो एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो कि मैन थे अबव 25 ईयर्स। ये लोग वोट दे सकते थे, जो 25 ईयर्स से कम के थे वो वोट नहीं दे सकते थे। वीमेन्स वोट नहीं दे सकते थे, चिल्ड्रंस वोट नहीं दे सकते थे। तो ये जो वोट दे सकते थे उनको माना गया एक्टिव सिटीजन। उसके अलावा जो टैक्सेस पे करते थे और जो उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे, इसी को माना गया एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन्स में आती थी वुमेन्स, जिसका विमेन ने आगे चल के विरोध भी किया था कि हमें भी एक एक्टिव सिटीजन्स बनाया जाना चाहिए, और काफी लंबे विरोध के बाद उनको भी वोटिंग राइट्स दिए गए थे। तो पुअर मैन और नो, इन सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई तो कुछ मैन एंड वीमेन को कुछ राइट्स दिए गए, जैसे लिबर्टी का उनको राइट दिया गया, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम एक्सप्रेशन का उनको राइट दिया गया, जैसे राइट टू लाइफ, उनको राइट टू लाइफ मिला।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला, वो भी अपने जो ओपिनियंस है, अपने जो थॉट्स हैं उनको वो पब्लिकली रख सकते थे, सरकार का क्रिटिसिज्म का भी कुछ इश्यूज पे वो कर सकते थे। इक्वालिटी बिफोर लॉ था, यानी सभी लोग कानून के सामने बराबर थे। राइट टू प्रॉपर्टी इन सबको दिया गया, जो कि एक नेचुरल राइट माना गया था। उसके अलावा सोवरेनिटी विद द नेशन, सोवरेनिटी माने कि यानी कि जो नेशन में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसी भी भारी दबाव से मुक्त होंगे, यानी कोई भी उन पर कोई भारी प्रेशर नहीं होगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, यहीं से एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत, एक नींव यहीं से डल गई थी, फाउंडेशन। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स थे वर्ल्ड वाइड में जो आगे चल के चले, वो सारे इसी से इंस्पायर्ड थे। अब फ्रेंच बिकेम अ रिपब्लिक, अब फ्रेंच 1792 में रिपब्लिक बना। वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हुई थी 1791 में, वो भी एबोलिश कर दी गई। वहां पे आया डायरेक्ट को, वहां पे आया रिपब्लिक। और रिपब्लिक में क्या होता है, वहां की जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, गवर्नमेंट का हेड और जो स्टेट का हेड दोनों क्या होते हैं, और वहां के इवन गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होती है, वोटिंग होती है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, वहां पे सरकार चुनी जाती है और वो वोटिंग होते हैं। वहां का जो किंग होता है, वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो हेरिडिटरी नहीं होता, वो वंशानुगत नहीं होता। तो मोनार्की वहां पे पूरी तरीके से एबोलिश कर दी गई 1792 में। तो जैकोबिन्स, अब जैकोबिन्स यहाँ पे, जैकोबिन्स क्लब हमारा क्या था, जैकोबिन्स एक क्लब था जिसमें जो वहाँ के गरीब लोग थे, जैसे नॉर्मल साधारण लोग थे, शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, इस टाइप के लोगों से मिलकर जैकोबिन क्लब बनाया। ये बहुत क्रांतिकारी लोग थे जो कि फ्रांस में चेंजेस चाहते थे और उन्होंने वहां पे अपनी सरकार कायम कर ली थी। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो जैकोबिन्स क्लब का पॉपुलर अपराइजिंग हुआ इस टाइम पर। मोनार्की एबोलिश कर दी गई थी 1792 में और फ्रांस एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। और यहाँ पे किंग का एग्जीक्यूशन कर दिया गया था 1793 में, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको फांसी पे लटका दिया गया था। हिंदी के किसके, ट्रीजन के चार्ज में। ट्रीजन क्या होता है, देशद्रोह के चार्ज में उनको फांसी पे लटका दिया गया था। अब यहाँ पर रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है 1793 से 94। इसमें क्या था हमारा, इसमें देखते हैं रोबस्पियर, रोबस्पियर जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था, रोबस्पियर बना था। जैकोबिन क्लब जो कि हमने देखा था, जो कि साधारण लोगों का एक ग्रुप था, क्लब था, उसने स्टार्ट हुआ। अब ये इसको रेन ऑफ टेरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी जैसे जो नोबिलिटी और जो क्लर्गी वर्ग थे, उनमें जो सबको ढूंढा जा रहा था कौन कौन दोषी है सिस्टम के, उनको दोषी ढूंढ के उनको गिलोटिन किया जाता है। गिलोटिन में क्या होता है, दो पोल्स होते हैं ऐसे, और उनके बीच में एक ब्लेड लगा होता है, इससे उनका सर जो है वो काट दिया जाता है। तो गिलोटिन की सजा उनको कईयों को दी गई थी, कईयों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी उनकी। उसके अलावा देखते हैं फीचर्स ऑफ द रेन ऑफ टेरर। फीचर्स की बात करें तो थाउजेंड्स एग्जीक्यूटेड, थाउजेंड्स लोगों को गिलोटिन के तहत एग्जीक्यूट कर दिया गया। स्ट्रिक्ट कंट्रोल था प्राइसेस एंड वेजेस पे उस टाइम पर। और रेशनिंग ऑफ फूड, फूड की रेशनिंग की गई थी कि सभी लोगों को फूड मिल सके। चर्चेस क्लोज कर दिए गए थे, उनकी जो लैंड थी उनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। इक्वालिटी को इन्फोर्स किया गया था डेली लाइफ में, ताकि जो क्लर्गी नोबिलिटी का जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे उन सबको समाप्त कर दिया गया और सभी को इक्वालिटी, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई थी। अब देखते हैं एंड ऑफ टेरर, यानी रोबस्पियर अरेस्टेड कर लिए गए। अब क्या हुआ, जब 17 एक साल बाद ही क्या हुआ, रोबस्पियर को भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो भी एक आतंक फैला रहे थे सोसाइटी के अंदर, अनरेस्ट फैला रहे थे, लोग खुश नहीं थे उनसे। तो ये पीरियड भी उनका एंड हो गया, उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1794 में। अब वहां पर डायरेक्टरी का शासन आता है, डायरेक्टरी जो कि 1795 से 1990 तक। इसके फीचर्स की बात करते तो 5 मेंबर्स होते थे, एक डायरेक्टरी में 5 मेंबर थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पावर रिटर्न टू दी वेल्थी एंड मिडिल क्लास। अब आ गया वेल्थी मिडिल क्लास, अब आगे मिडिल क्लास, यानी अब रॉबस्पियर का शासन चला गया, अब आगे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने अब शासन करने की सोची कि अब हम रूल करेंगे, अब हमारा रेन स्टार्ट होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा आ चुकी थी, तो इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है फ्रांस में। तो हम देखते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि विमेंस का रोल क्या था, क्योंकि विमेंस ने जो वेरी बिगिनिंग से वहां पे जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, विमेंस का रोल काफी इंपॉर्टेंट वहां पे रहा है। तो इसी को देखते हैं। टुक पार्ट इन प्रोटेस्ट एंड मार्चेस, विमेंस ने शुरू से इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने, उनकी डिमांड थी कुछ, जैसे राइट टू वोट उनको मिलना चाहिए, जो कि उनको नहीं दिया गया था। उसके अलावा इक्वालिटी उनको मिलनी चाहिए, एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। तो ये उनके राइट्स थे। जैसे ओलंपी डी गोजेस की बात करते थे, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के उन्होंने
लिखा था। उसके अलावा इन्होंने डिमांड किया इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, और फिर इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था वहाँ की सोसाइटी में। कि वहाँ के आउटकम्स की बात करते तो आउटकम्स क्या था कि विमेन गेन्ड सिविल राइट्स, मतलब आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल जो वहाँ की विमेन्स थी उन्होंने ये राइट्स गेट किए। आगे चल के उनको लगभग 100-200 साल बाद उनको ये जो वोटिंग राइट्स भी उनको मिल गए। पॉलिटिकल राइट्स डिनाइड अंटिल 1946। 1946 के बाद उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यहाँ का एक रेवोल्यूशनरी एक रिफॉर्म था वहाँ पे कि जो स्लेव्स का जो व्यापार वहाँ पे ट्रेड जो चलता आ रहा था काफी लंबे टाइम तक, उसको फाइनली 1794 में उसको एंड कर दिया गया। लेकिन आगे चलिए क्या हुआ, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो 1804 में उन्होंने फिर से इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से लेकर आ गए सिस्टम को कि जो वहाँ पे जो स्लेव्स थे उनका ट्रेड होने लग गया था। उनको शिप्स में भर भर के बहुत जानवरों की तरह लाया जाता था, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तो उसको भी फिर फाइनली 1848 में उनको फाइनली एबोलिश कर दिया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म माना जाता है। उसके अलावा देखते हैं रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आए, विमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जो वहाँ के एडल्ट जो नॉर्मल लोगों के लिए वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए, सोसाइटी में, इकोनॉमी में वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए, वो चीज हम देखेंगे। तो पहले क्या हुआ, सेंसरशिप का एबोलिशन हो गया। सेंसरशिप मतलब जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, उन पे जो पाबंदियां लगाई जाती है उन सबको हटा दी गई। अब वहाँ पे फिर राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन था वहाँ पे। उसके अलावा देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस अब फिर से आ गया, फिर से आया वहाँ पे, और वो अपनी कोई भी खबरें छाप सकते थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ एड्रेस एंड सिटीजन्स को एक मान्यता मिली, एक पहचान मिली वहाँ पे। चेंजेस क्लोथिंग एंड लैंग्वेजेस में काफी जो पैटर्न था उसके ट्रेंड में काफी चेंजेस आए, लोगों को एक फ्रीडम देखने को मिली यहाँ पे। न्यू फेस्टिवल्स एंड सिंबल्स हुए। न्यू फेस्टिवल्स में बड़ी लार्ज गैदरिंग हुआ करती थी, लोग वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते थे, एंजॉय करते थे अपनी फ्रीडम को, ये फ्रीडम का एक सिंबल भी था। इसके अलावा देखते हैं राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब आए, क्योंकि जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम में काफी इंस्टेबिलिटी थी, और उसी की वजह से वहाँ पे 1799 में वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आए पावर में। तो उन्होंने क्या कहा, क्राउन एम्पावर इन 1804। कल देखते हैं इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म, इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे यूनिफॉर्म लॉज, डेसिमल सिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस तरह के वो लॉज को लेकर आए, इंट्रोड्यूस करे उन्होंने। उसके अलावा देखते हैं डिफीटेड इन 1805 यानी 1815, यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो उनकी एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, वो यूरोप के कई सारे देशों पे कब्जा करना चाह रहे थे। तो उसके इसी के नतीजे क्या हुआ, 1850 में एक वाटरलू का बैटल हुआ जिसमें जो नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई, उनकी डिफीट होगी। अब लेगेसी, इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेगेसी को समझे तो इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी का स्प्रेड हुआ, नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ, ह्यूमन राइट्स का स्प्रेड हुआ, जो यूरोपियन देश, अमेरिकन देश और बाकी के देशों तक स्प्रेड हो गया था, जो आगे चल के कई सारी रेवोल्यूशन और जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना। उसके जो आइडियल्स थे वो बाकी के कॉन्स्टिट्यूशंस में अडॉप्ट किए गए थे। इंस्पायर्ड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, हमने देख लिया। जैसे कि इंडिया के तरफ देखते हो राजा राममोहन रॉय जो एक जो बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उसके अलावा टीपू सुल्तान, इन्होंने यहाँ से प्रेरणा हासिल की, इन्होंने से मोटिवेशन लिया। उसके आगे देखते हैं कंक्लूजन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्क्ड द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म को एंड कर दिया गया जो कि फ्रांस में एक लंबे टाइम से चलता आ रहा था। उसके अलावा इन्होंने एक फाउंडेशन रखी मॉडर्न डेमोक्रेसी के आइडियल्स की। अब दुनिया में एक डेमोक्रेसी के प्रति एक पॉजिटिव छवि उभर कर आई, हर देश में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज होती हैं उनको अपनाने लगे लोग। वक्त मैसेजेस ऑफ लिबर्टी के मैसेज गया, इक्वालिटी का गया, फ्रेटर्निटी का जो मैसेज वर्ल्ड वाइड में गया। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।